नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको लगातार मिलवा रहा हूँ स्टार्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी से। ऐसे लोग जो एक मिसाल के तौर पर हमारे सामने हैं और अपनी प्रैक्टिस में हैं, लेकिन उनको अगर जाना जाए, उनको पहचाना जाए, उनसे कुछ बातचीत की जाए तो बहुत बड़ी प्रेरणा उनसे मिलती है, यंगस्टर्स को भी और उनके हमारे और दूसरे कोलीग्स को भी। तो ऐसे लोगों से मैं आपको लगातार मिलवा रहा हूं और आज इसी कड़ी में मैं 30 जारी कोर्ट कम्प्लेक्स में आया हूं। यहाँ मैं आपको मिलवाऊंगा एडवोकेट आरबी सिंह जी से। आरबी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वकीलों के चैनल में। और मैं इससे पहले कि इनसे बातचीत शुरू करूं, आपको इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि इनका जन्म 25 जनवरी 1962 में यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आप 6 भाई बहनों में बीच में के थे। इनसे बड़े एक ब्रदर थे, एक सिस्टर थी नहीं सॉरी है, और तीसरे नंबर पे ये हैं और उनसे छोटे 3 और भाई बहन हैं। और सबसे बड़ी अहम बात जो मैं इसलिए इनसे आज बातचीत कराऊंगा कि ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। इनके फादर साहब किसान रहे हैं और एक किसान का बेटे ने अपनी जो लीगल फील्ड की जो यात्रा शुरू की, बड़ी आपको लगेगा कि बड़ी प्रेरणादायक है, इसलिए मैं आज इनसे बात करा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि अभी ये जिस मुकाम पर हैं, यहाँ इनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। दोनों बेटे भी एडवोकेट हैं इनके साथ, और बेटी जो है वो भी एडवोकेट है, लेकिन वो आजकल टोरंटो में बैरिस्टर बन गई है। और सबसे बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इनकी वाइफ जो बीएड किए हुए थी, इनकी लगन और इनके काम के स्टाइल और इनके जो नाम को जो शोहरत मिलती गई, उसको देख करके उन्होंने भी बाद में 2008-9 में एलएलबी किया और आज वो भी प्रैक्टिस में है, इनकी मिसेज भी। तो पूरा परिवार इस फील्ड में आ गया। और इन्होंने 1987 में अपना लॉ किया आगरा यूनिवर्सिटी आगरा से, और उसके बाद बीसीडी में इन्होंने 3 साल एनरोलमेंट नहीं करवा पाए, या यूं कहूँ कि मशगूर हो गए काम में। तो 90 में आकर के इन्होंने 1990 में इन्होंने अपना एनरोलमेंट कराया। तो मैं आज इनसे आपको बहुत रोमांचक बातें बात करूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ही मैं कहूँ प्रेरणादायक होंगी, क्योंकि एक मिथ है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको बहुत कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उसका इतना जल्दी डेवलपमेंट कहूँ या उसकी प्रोग्रेस कहूँ नहीं हो पाती। लेकिन उन्होंने इन भ्रांतियों को तोड़ा है, इसलिए मैं आज इनके साथ हूँ। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम अगेन। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो यूपी मैनपुरी का रहा, और आपने पूरी एजुकेशन भी वहाँ ली और जो लॉ ग्रेजुएशन किया वो भी आगरा उधर से ही किया। तो ये दिल्ली आने का क्या आपके मन में कैसे आया? बिल्कुल शर्मा जी, एक्चुअली 1986 में जब मेरा फाइनल ईयर था और उसी टाइम हमारी मैरिज हुई दिसंबर 86 में। और चूँकि स्टूडेंट ही था उस टाइम, लेकिन दिल और दिमाग में था कि वकालत में ही जाना है। जब मैं 12th क्लास में था तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हमारा ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैरिज हुई, मैरिज के बाद में जब हमारा लॉ कंप्लीट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी चूँकि रूरल एरिया में का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ हमारे गुरुजी थे कोई यादव जी। मैंने वहाँ चूँकि हमारे जो फादर इन लॉ थे वो काफ़ी सोशल उसमें थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, एसएसपी साहब से, एसडीएम साहब से, कोर्ट में भी। तो 3-4 महीने में ही मैं दौड़ना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली चूँकि छोटा डिस्ट्रिक्ट था तो मेरे अंदर दिमाग में, ये मैंने किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया, मेरे दिमाग में था कि कुछ अलग करना है।
तो मुझे आज भी ध्यान है कि 7th of August 88 में विदाउट इंटीमेशन, खुदा फैमिली, इवन परिवार के वाइफ के साथ भी शेयर नहीं किया, और मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ, और मैं बगैर कहे दिल्ली आ गया। टीवी बहुत कम ही हुआ करते तो उस टाइम लिए पता था 30,000 ही। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली में गुरुद्वारा साहब में मैंने मत्था टेका, एंड आई हैव ओनली वन यूनिफॉर्म, एक कपड़े पैंट शर्ट पहनने के लिए थी और एक यूनिफॉर्म थी और एक ब्रीफकेस था, बस 2 जोड़े कपड़े। और दिल्ली में आके मैंने जब 30,000 ही पूछा तो बैक डोर से ही इधर से मुझे किसी ने बताया कि 30,000 ही है। 30,000 ही में अब चूँकि पॉकेट में भी खाली थी, उस टाइम 100 रुपीज़ मेरे पॉकेट में थे जब मैं चला था। तो मैंने यहाँ देखा घूम के इधर उधर, उस टाइम एक्चुअली स्ट्राइक का भी दौर चल रहा था, स्ट्राइक ख़त्म ही हुई थी। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ देख के, और जिस जगह मैं बैठा हूँ ये सच है कि मैं थक के, यहाँ पर बड़ा घास होती थी, कुछ लोग बैठते थे, सीटिंग थी, मैं यहीं फिर बैठ गया। उसके बाद में जब थक गया तो फिर शाम को फिर चला गया, दोबारा आया। कहाँ रुके? गुरुद्वारे में रुके? मैं गुरुद्वारे में रुका। उसके बाद जब मैं दोबारा इधर आया तो एक दिन मुझे जो मेरे पास पैसे थे, कुछ दिमाग में ऐसा था कि कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, किसी से मांगा भी नहीं। और उस दिन हमारे पास जाने के लिए था, आने के लिए था, जाने के लिए नहीं था। मतलब जेब में कोई पैसा नहीं बचा? कुछ भी नहीं था। एक अठन्नी चौवन्नी कुछ, मैंने सुना है 75 पैसे रह गए थे शायद। जी हाँ, तो 75 पैसे मेरे पास थे। तो उस टाइम 50-75 जो भी पैसे लगते थे मैं यहाँ आ गया। आने के बाद में मैं यहीं सीट सी थी, उस पर बैठ फिर मैं चला गया। जैसे मैं जा ही रहा था, कोई सज्जन मुझे मिलते हैं, उन्होंने नमस्कार सत श्री अकाल किया, कह रहे कुछ सलाह लेना है। मैंने कहा बोलिए। बोले तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट हमसे तैयार करवाया, मुझे ध्यान है। अब वो मुझे कहने लगे कि चलो बाहर, तो उन्होंने मुझे जूस पिलाया। मेरे दिल और दिमाग में आया कि अब चूँकि इनसे कोई बात तो ही नहीं है, और उस टाइम 5 रुपए का जो गिलास का जूस था, मेरे दिमाग में आया कि इसने गलती की और यही हमें दे देते, शायद हमारे काम आ जाता। 5 रुपए जूस के बजाय कैश दे देते। और जैसे मैं चलने को हुआ, मैंने कहा ओके जी। उन्होंने हमारी जेब में पैसे डाले, 100-100 रुपए के 3 नोट थे, मुझे ध्यान है। और मैंने जब वो खोल के देखा, मैंने कहा ये कहीं गलती से तो नहीं दे दिए, 300 रुपये तो बहुत है उस टाइम। और शर्मा जी, मैं इस प्रोफेशन को सल्यूट करूँगा कि उस दिन के बाद मुझे नहीं पता चला, दिनों दिन और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि काम आने लगा। उसके बाद में हमने अपने बच्चों से कांटेक्ट किया, वो लोग भी बड़े परेशान थे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तब तक आपने घर में ये भी नहीं बताया कि मैं दिल्ली हूँ? उन्होंने भी नहीं ढूंढा? उन्होंने बहुत ढूंढा। तो फिर मैंने उनको शेयर किया। तब तक आप यहाँ किसी सीनियर को ज्वाइन कर चुके थे? मैं कथौरिया साहब थे, आरपी कथौरिया साहब, अब तो वो नहीं हैं।
क्योंकि उनका यहाँ भी था और हाई कोर्ट में भी था। तो उन्होंने भी कहा बेटे ऐसा करो ना कि तुम काम देखो हम नहीं कुछ ज़्यादा सिखा पाएंगे, आप अपने आप सीखो। और शर्मा जी उसके बाद में हम जो है जब हमने वाइफ के साथ डिस्कस किया कि अब तो हमने परमानेंट ही दिल्ली में ही काम करना है, तो वाइफ से भी हमें पूरा कोऑपरेट मिला, बिकॉज सी इज MA BEd और हाईली क्वालिफाइड थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो वेल ऑफ थे, मीन्स उनकी तरफ से कहीं कोई वो नहीं थी। लेकिन वाइफ भी आपकी आगरा कॉलेज में ही थी जहाँ से आप लॉ कर रहे थे, वो वहीं से बीएड कर रही थी, तो क्या ये लव मैरिज थी या? नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो उनका कॉलेज अलग था और विशेष तौर पर जो हमारी कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी, तो पता चल जाता बेसिकली भी उनके पेरेंट्स वहीं मैनपुरी में ही थे। तो हमने कहा ये तो लोग भाई रिच हैं, वेल ऑफ हैं, और हम तो फार्मिंग का हमारा गांव में रहना है सब कुछ, तो मैच भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अंदर अपना कॉन्फिडेंस था और उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं। तो इवन एक और बैक में कहानी है कि मैरिज के बाद जिस टाइम मैरिज हुई थी तब भी हमारे पास एक पैसा नहीं था, और हमने कभी भी पैसे के लिए हमने कहा कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन है, अच्छा है काम। तो फिर जब चूँकि उन्होंने MA BEd किया हुआ था, इधर से पता चला कि भाई लड़का लोग इसकी कंप्लीट होने वाली है, फाइनल है, तो ऐसे फिर हमारी सोशल मैरिज हुई, क्योंकि दोनों के कॉलेज भी अलग अलग थे। दिल्ली में जब दिल्ली में शिफ्ट हुए उसके बाद में वाइफ का पहले भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन था, और दिल्ली आने के बाद में तो हमें लाजवाब कोऑपरेशन मिला। तो दिल्ली जब वाइफ आपकी आई तो उस वक्त तक आपने कोई रहने का ठिकाना बना लिया था? मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद में मैंने एक 89 में 88 लास्ट में ही आ गए थे बच्चे। हमने कोई एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका घर था, वो हमने रेंट पे लिया, और वहाँ चूँकि हमारा उस टाइम जो बड़ा बेटा है वो फरवरी 2088 को उसका जन्म हुआ था, तो वो छोटा ही था। तो वहाँ जब हम लोग रहे उसी टाइम हमारी मुलाकात हुई किसी और स्टाफ से, कोर्ट से, तो उन्होंने मुझे कुछ गवर्नमेंट का फ्लैट था वो हमने लिया मयूर विहार में। और मयूर विहार में जब हमने वहाँ फ्लैट लिया, कोर्ट का स्टाफ बहुत था, आना जाना, चार्टेड बसेस उस टाइम हुआ करती थी, उससे आना जाना था। 89 लास्ट में ही, क्योंकि उस टाइम हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है, उसके बावजूद कि भी हमारा काम इतना अच्छा हो गया था कि हमने एक प्लॉट ले लिया था। तो बिना एनरोलमेंट के आप अपीयर हो जाते थे? हाँ, किसी ने पूछा ही नहीं? हमें नहीं पूछा। वकालतनामे में क्या लिखते थे? वकालतनामा पे जैसे कोई बेल है, कहीं साइन करवा लिए, ठीक है, अच्छा, किसी सीनियर के साइन करवा लिए, वकील साहब के साथ ही उनके सिग्नेचर कर दिए। फिर धीरे 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 मुझे 90 में एक हमारे उसमें एक सिंगर है कैलाश खेर, ये हमें मिला और उसने कहा कि कुछ काम था, उस टाइम वो भी सिंपल से ही थे, आपके शायद मेरठ के वो थे, तो यहाँ सिंगिंग वगैरह का काम करते थे। कहने लगे जी हम आपको एक बार ऑल इंडिया रेडियो में और कुछ लीगल उसमें वहाँ आपको 2-3 हज़ार रुपये का चेक मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। उन्होंने हमें ऑल इंडिया रेडियो में लेके गए।
इंटीमेसी काफ़ी क्लोज हो गई। फिर उन्होंने कहा जी आप जो है फ्लैट है, एक फ्लैट आप लो, बेटर है, आपको इंडिपेंडेंट भी मिलेगा। तो हमने कहा पैसे वैसे, बोले जी उस टाइम तो बहुत सस्ता था। तो मयूर विहार में हमने एक फ्लैट लिया। उसी टाइम हमारी बेटी का बर्थ हुआ। ऐसे ऐसे मयूर विहार में फिर हम थोड़ा सा और बड़े उसमें चले गए, फिर इससे भी और बड़े में चले गए। 2000 में फिर हमने सोचा कि नहीं अब तो इधर उधर दूर भी पड़ता है, वकालत में समय ज़्यादा चाहिए, सवेरे वहाँ से 6 बजे निकलना, जल्दी आना और उसके बाद यहाँ काम करना। तो फिर नॉर्थ कैंपस इसी एरिया में हमने अपना रेजिडेंस बनाया। शुरू से हमारा ये प्रिंसिपल था कि बिल्कुल घर से बिल्कुल टाइम से 9 बजे 9:30 बजे अपने ऑफिस में घर में आ जाना, ऑफिस में यहाँ पूरा काम करना, शाम को 7-8 बजे तक। तो ये सिलसिला हमारा, और हमने विशेष तौर पर शर्मा जी इस प्रोफेशन को, जिस टाइम मैं लॉ फाइनल ईयर था तो वहाँ भी हमें एक गुरुजी मिली जो हमारे आगरा कॉलेज आगरा में लॉ के प्रोफेसर भी थे, सरदार इंद्रजीत सिंह पुरी। तो वो बहुत कम बात करते थे जूनियरों से, जब कभी मूड में होते तो फिर वो ज़रूर गाइड करते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार, उन्हें लगा कि बच्चा मेहनती है, ठीक है, तो अपने घर ले गए और ड्राइंग रूम में बैठे उन्होंने कहा बेटे सुनो ये वकालत है, इसमें शोहरत भी है और दौलत भी है। ड्रेस और एड्रेस का आपने ध्यान रखना है। ड्रेस एंड एड्रेस। एड्रेस ठीक है। उसके बाद तुम्हें कहीं दिक्कत आएगी नहीं। और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं तो आज भी जो हमारे बड़े भाई हैं प्रोफेशन में, हम उनको हमेशा ही आदर्श मानते हैं। और जहाँ तक सवाल वकालत में, आप ये मान के चलिए कि हमने बच्चों को बनाया नहीं, उन्होंने ये देख के कि ये टॉप, मतलब इसमें धर्म भी है, इसके साथ साथ धर्म के साथ साथ शोहरत भी है, आपको सेवा करने का मौका मिलता है। हम 10 काम करते हैं तो 2 काम में ये सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं देगा तो भी मैं काम करूँगा। ये प्रिंसिपल आपने बना लिया। बिल्कुल। और उसका नतीजा ये है कि कुछ परमात्मा की ऐसी कृपा कि मुझे सोचने के लिए भी बहुत कम समय मिलता है कि मैं अपने बारे में सोचूं। कभी भी काम से हमने गलत कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसा भी काम आया, बड़ा आया छोटा आया, उसको धर्म समझ के काम पूरा करना। और उसके वजह से परमात्मा तो करता ही है, साथ साथ भाइयों की भी सबकी दुआएं मिलती हैं। तो अब जहाँ यहाँ बैठे हैं जिस जगह, हम इस जगह की भी महत्ता मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पहले शेयर किया था कि जब मैं थक गया था यहाँ बैठा था। 1995 तक ये यहाँ पर ये एमसीडी का पार्क था, ठीक है, घास उगा करती थी। 1985 तक जी, 95 तक मतलब 88 में जब यहाँ थे तो यहाँ कुछ हिस्से में घास होती थी, बहुत 2-4 चेयर्स होती थी। तो कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं था। तो हमने सोचा कि नहीं, वकालत में कभी हमने एहसास नहीं होने दिया
हमने बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार कराया, वुड की 4 दीवारी कराई, जो वुड की, अलमीरा गोदरेज की ली। उस टाइम फ़ोन एक ओबाइट हुआ करता था जो 12,000 रुपये, ठीक है। हाँ, तो हमने वो रजिस्टर कराया, ठीक है। 1995 में जब ये ब्लॉक डेवलप हुए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तो मेरा स्वभाव ऐसा था कि ये किसी और को ये ऑफिस अलॉट किया बार ने। हमने कहा हमें पीछे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट खोसला साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें प्रैक्टिस करते मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, और ये बच्चे नए आए हैं जो आगे फ्रंट में हैं, तुम इसके लिए अप्लाई करो। तो हमने ये बार के सामने वो रखा, और लकीली उन्होंने उनको कहा कि आप सरेंडर करिए, और ये हम मिस्टर सिंह को अलॉट कर रहे हैं। तो उस टाइम जब ये अलॉटमेंट प्रोसेस उन्होंने प्रपोज़ल हमारे आगे रखा और उनके आगे रखा, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। जब रिफ्यूज़ कर दिया तो उन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इसको हम लॉटरी करते हैं, 10 मेंबर्स जो है वो अपनी राय देंगे और वो कॉन्फिडेंशियल होगी। बार ने कहा। हमने कहा ठीक है जी। और बार ने जब वो जो लॉटरी सिस्टम, जिसमें हमारे बारे में और दूसरे वकील साहब के बारे में, तो लकीली हमें 7 वोट्स मिले और उनको 3 मिले। अब चूँकि मुझे बुरा लग रहा था कि अब ये मुझे मिलेगा, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अगले को तकलीफ़ होगी, तो मैंने कहा जी हम इनसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं। फिर मैंने उन मेंबर्स से बात की और मैंने कहा देखिए ये बार का फैसला है, मेरा कोई फैसला नहीं है। और 2 बार उन्होंने फैसला हमारे फेवर में किया है। तो अब वो मुझे बोलते हैं कि अब आप बताएं। मैंने कहा देखिए मेरा ये है कि हम आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। बार का तो फैसला हो गया कि जो बैक चैम्बर है इसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इसका पे मैं करूँगा, जो आपका है पे मैं करूँगा। इसके अलावा हम आपको अलग से भी, ये बार के फैसले को छोड़ दें, बार क्या कहेगी नहीं करेगी, कि मुझे पता है कि हमारा काम भी अच्छा है और हम आपको कर भी सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अनऑफिशियल एक्सेप्ट कर लिया। अब जब यहाँ इस जगह जब बैठे, अनफॉर्चुनेटली जब ये मेट्रो का सिस्टम शुरू हुआ, देखो कॉन्फिडेंस, तो ये पिलर सिविल से आकर के यहाँ भी पिलर था, ठीक है। अब लोग कहने लगे कि भाई आप चैम्बर को, मुझे तो कॉन्फिडेंस बहुत था कि इतना सब क्यों इसको आप करा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं। तो जब हम टेंट लगा के बाहर बैठे तब भी ऊपर वाले की इतना कर पाती। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी बैठने की जगह ठीक बना रहे हैं। इवेंट जब ब्याह शादियां होती हैं तो टेंट लगाते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, सवेरे सफाई हो जाती है, ठीक है। हम तो अपने ऑफिस ही तो बनाएंगे। और उसके बाद में टेंट में बनाया पहला ऑफिस जी, टेंट लगा के बनाया पहला। हाँ, टेंट बाहर टेंट ही था, टेंट लगा लिया और फिर यहाँ काम किया। तो इतना था कि नहीं, अपना जो गुरुजी थे उनकी बात को हमेशा ध्यान में रखते, वो कहते थे कि नहीं रहना बहुत अच्छी तरीके से, ये वकालत है, ये उसी सिस्टम से चलेगी, आप अपने आप को कंप्लीटली मैनेज करेंगे।
उसके बाद सामने वाले को आप कर पाएंगे। अगर अपने आप को नहीं कर पाए तो सामने वाले को नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मुझे ध्यान है कि 90 के अंदर मिस्टर सिंह साहब थे, टाइगर सिंह साहब, आप जानते ही होंगे जी। तो बहुत अच्छे वकील थे। और 90 में मैंने कहा कि जी मुझे गाड़ी चाहिए। अब हमारे जो और साथी थे तो हमें तो वो आदर्श जो हमारे गुरुजी थे उन्हीं की बात ध्यान रहती थी। वो कहने लगे जी अभी आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्यों 75 पैसे 1 रुपया उसमें ट्रांसपोर्टेशन में लगता है और आप लाख 1.5 लाख रुपए अभी खर्च करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हमने सिंह साहब से बात करी। वो कहने लगे काका देख ऐसा है कि ये एसी गाड़ी है और चूँकि आप बच्चे हो, अभी नए नए आए हो, तो हम आपको और ये कम पैसे में दे देते हैं। हमने उस टाइम वो गाड़ी ली, ठीक है। एम्बेसडर नहीं मारुति की थी, मारुति की थी। 96 के बाद की बात रही होगी। नहीं 88 मॉडल थी। और हमने 90 में उनसे गाड़ी परचेज की। तो हमारे जो और साथी थे उस टाइम आप देखते थे कि बहुत कम जजों के पास गाड़ियाँ थी डीटीसी की बसों में। मारुति का तो बड़ा क्रेज था जी, ठीक है। तो जब हमने ली तो हमें लोग कहने लगे कि ये आपने गलती की है, आपने ये 1.25 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिया। और 50 पैसे 75 पैसे उस टाइम डीटीसी में लगते थे। चार्टेड बस में भी है, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं, चार्टेड में ही चले। तो चूँकि हमें कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हमने किसी से कर्ज नहीं लेना, यहीं तो काम करना है, लोगों के साथ काम करना, वकालत में करना है। तो वो फिर इजीली मैनेज हो गई। और जहाँ तक काम का सवाल है, उसको मैंने हमेशा ये प्रिंसिपल बना के कि उसमें किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमने बड़ों से, सीनियरों से, कोर्ट से, जजेस से पूरा सहयोग मिलता था और लेना है। अपने आप को मेहनत के अलावा मतलब अपना काम करना है। इवन या हाई कोर्ट अपने तरीके से। और कुछ ऐसी परमात्मा की कृपा है कि हिंदुस्तान के हर लगभग हाई कोर्टों में जाने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। और आज जब आप हाई कोर्ट की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, कहीं खड़े होते हैं, तो वो सिनेरियो जहन में आता है कि 75 पैसे जेब में थे। और सर मैं वो कभी नहीं भूलता हूँ। कई बार ऐसी स्थिति मेरे सामने आई कि इवन इसको बच्चों ने कहा कि आप डैडी मतलब इस बात को क्यों बताते क्यों हम तो सब कुछ अच्छा है, हाई कोर्ट के जज के हिसाब से हम इनकम टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर हैं सब कुछ। बेटे मैंने कहा ये तो देखिए ये तो सच है। मेरे पास बहुत अच्छी फार्मिंग, आज भी फार्मिंग है, ठीक है, तो खेती। लेकिन मुझे मालूम है कि जब दिल्ली में कोई भी मोस्टली उस ज़माने में आते थे, वो वहाँ से कोई खेत बेच के नहीं आते थे, सब हमारे जैसे ही आते थे। अब बेच के आते हैं, ठीक, अब फर्क पड़ गया। हाँ अब आते हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और हम इसलिए शेयर करते हैं। और अब तो आपको पता है 62-63 साल की उम्र हो गई। मैं इसको कंसील कभी नहीं कर सकता। और सच है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मुझे इससे अच्छा कभी एक भी क्षण मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरा तो यह है कि परमात्मा करे जब ऊपर जाएंगे फिर भी इसी प्रोफेशन में आए। जो मौका हमें काम करने में, समाज के साथ काम करने, वकालत में वो शख्स जो आपको 300 रुपये अचानक दे गया था, कभी लाइफ में दोबारा आया, मिला? मुझे नहीं कभी मिला। लेकिन मैं उसका इतना शुक्रिया अदा करता हूँ
कि ऐसा तो नहीं रब ने ही भेज दिया हो कोई? अब मैं भी ये भी हो सकता है कि वो उस बंदे ने खड़े खड़े हमसे बात की और फिर बताया कि जी हमने एक एग्रीमेंट बनवाना है। वो मुझे बाहर ले गए, जूस भी पिलाया और मेरे दिमाग में था कि मैं बोला नहीं कि ये ऐसे आपने उसके जाने के बाद गिने या उसके सामने ही? नहीं नहीं, उन्होंने कोट की जेब में डाल दिए और नमस्कार किया, हम आपको दोबारा ज़रूर याद करेंगे। और फिर जब हमने देखा तो मैं तो हैरान रह गया कि मेरे पास तो एक पैसा नहीं और इतने सारे। और उसके बाद में तो समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि कहाँ से काम आता है, कैसे आता है। और दिनों दिन आज जब कोई गरीब लिटिगेंट आता है तो आप अपने उन दिनों को याद करके कुछ उसके साथ बिहेव चेंज करते हैं अपना? सर हम शुरू से लेके अब तक 100% अमल में करता हूँ। कुछ इतने हमारे सामने हमारी लाइफ में हमारी वकालत के उसमें आए कि जिनको हमने रोटी भी खिलाई है। और आप यकीन मैं दिला रहा हूँ आपको कि जिन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया और उनका काम हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो 50 लाख रुपए मैं अपने बता रहा हूँ कि हमें ऐसा इंट्रोड्यूस कराया कि उससे हमें इतना पैसा मिला। इसको हम अपनी लाइफ में आज भी ये ज़रूर देखते हैं कि मेरा कुछ प्रिंसिपल आज भी है कि वकालत लेकिन अगर गलत है, मेरी नॉलेज में है, तो फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ। सब चलेगा बिल्कुल नहीं। हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी हमने एक प्रिंसिपल बनाया कि मैं एक बार उससे सच जरूर पूछता हूँ। तू मुझे अगर सच बताएगा तो हो सकता है तेरी प्रेयर परमात्मा भी सुनेगा और कोर्ट भी सुनेगी। और अगर हम उसके बगैर इंक्वायरी के कागज़ों पर लिखे हुए पे मुझे मुश्किल होता है, कुछ भी फाइल में लिखा है। बच्चे 2 एडवोकेट यहाँ आपके साथ कर रहे हैं, इधर चैम्बर हैं, तो आपको लगता है कि वो भी आपके इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं? शर्मा जी मैं तो ज़रूर गाइड करता हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। आर यू सेटिस्फाइड विद देयर बिहेवियर? मैं इसलिए सेटिस्फाई हूँ कि आज तक जैसे हमारा बड़ा बेटा है 2014 का एनरोल्ड है। नई पीढ़ी आपको मालूम है कि बिल्कुल अलग टाइप की होती है, उनको सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ होता है। तो वो मेरा पूरा रिगार्ड, अगर हमने किसी काम के लिए कहा है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि या क्लाइंट से बात करी हो हमें इसमें नहीं मिला या मिला, कभी ऐसा नहीं। और डेफिनेटली वो करते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें खुशी मिलती है। तो ये जो चैम्बर है आपका लकीली बड़े उसमें मिला आपको, बड़े ही अजीबोगरीब घटनाक्रम से मिला और बिल्कुल ठीक सेंट्रल हॉल के सामने मैं देख रहा हूँ कि ये चैम्बर है। तो सभी लोग यहाँ से आते आते हैं। कभी दिमाग में आया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली जाए, यहाँ की बाहर की राजनीति में घुसा जाए? सर शर्मा जी मैं शुरू से अपनी बार के साथ में कदम से कदम मिला के हमने कभी ऐसी वकालत नहीं की कि सबसे पहले हमारी बार उसके बाद में हम, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा काम में ज़्यादा मतलब इसको भी मैं धर्म समझता हूँ कि अगर हम काम नहीं करेंगे और मुझे पैसा मिलेगा, हमें उससे तसल्ली नहीं मिलती, हमें काम से तसल्ली मिलती है। और मैं इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स, इसलिए मेल जोल बहुत अच्छा है, हर किसी के साथ बहुत बढ़िया है और हमेशा मिल के चलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा काम में ज़्यादा कंपैरेटिवली आप काम में ज़्यादा हाँ जी, बिलीव करते हैं, बस अगर उस पर कोई आया ये भी काम है और वहाँ जो टाइम देना होता है तो ज़रूर देते हैं।
तो सुन रहे थे दोस्तों, आपने बिल्कुल तफसील से सुना, मैं भी चुप रहा और बिल्कुल एक हकीकत स्टोरी आपको पता लगी। कितनी इससे आप प्रेरणा लेंगे ये आपके ऊपर है। यंगस्टर्स को ख़ास तौर से ये चीज़ सुननी चाहिए, जाननी चाहिए कि किस तरीके से एक आदमी ज़मीन से उठ करके अर्श तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं कि फ़र्श से अर्श तक। तो ये अर्श तक की जो सफ़रनामा है, इसमें संघर्ष भी बहुत हैं। और मैं फिर कभी दोबारा इनसे मुखातिब हुआ तो आपको और कुछ किस्से सुनवाऊंगा। आज क्योंकि समय की थोड़ी मर्यादा है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास भी समय कम होगा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही प्रेरणादायक एक लाइफ स्केच है। इसको आपने सुनना चाहिए, इसको मनन करना चाहिए, इसके हो सके तो यंगस्टर्स को इस पे अनुसरण भी करना चाहिए। ये मेरा एक प्रयास है। मैं ऐसे ही और शख्सियत के साथ भी आपको मिलवाऊंगा आगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद। और राज सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आपको इसी तरह बुलंदियों पर पहुंचाता रहे और आप गरीबों की, मजबूरों की सेवा करते रहें और ऐसे ही प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में बने रहें। आपकी अच्छी सेहत रहे, दीर्घायु आप रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।